सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार वर्णों को हमने दो भागों में बांटा था। वर्णों को हमने दो भागों में बांटा था, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो जो स्वर हैं, पहला जो भाग स्वर हैं, इनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। तो आज हम वर्णों का जो दूसरा भाग है व्यंजन, व्यंजन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानना जरूरी है कि व्यंजन कहते किसे हैं। व्यंजन कहते किसे हैं? तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो लिखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाएगा वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे फेफड़ों से जो हवा उठती है और जब वो मुख से बाहर निकले, उसके बीच हमारे कुछ स्वर तंत्र हैं। उन स्वर तंत्रों में उस हवा का टकराव होता है, या कह सकते हैं कि अवरोध होता है। और उस अवरोध के हटने के बाद जो ध्वनि उच्चारित होती है वो क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। तो सामान्य भाषा में तो हम ये कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन समझने के लिए ये भी जरूरी है कि स्वरों की सहायता से क्या अभिप्राय है। कि व्यंजन एक ऐसी ध्वनि है जो बिना स्वरों की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते। यानी जब इनके साथ, यानी ऐसे वर्ण जिनके साथ स्वर जुड़े हुए होंगे तब इनका उच्चारण होगा। तो सबसे पहले ये स्वर व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं? स्वर तो हमने पढ़े थे, स्वर कुल 11 हैं। तो आज हम जो व्यंजन हैं इन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, क वर्ग। क्या? क वर्ग। जो ये क वर्ग हैं, क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो क, ख, ग, घ और अंग। क्या? अंग। अब सामान्य तौर पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस अंग का उच्चारण यानी अड़े के रूप में करते हैं। लेकिन जब किसी शब्द की रचना होती है और वहां इसका प्रयोग होता है तो इसको अंग ही बोलते हैं। जैसे आप संस्कृत में पढ़ के आए थे, ये शब्द आता था वांग में। वांग में, वहां आपने इसको अंग उच्चारण किया था, वांग में, वांग में। यहां पर तो आप इसको अंगे बोल रहे हो और यहां पर अड़े बोल रहे हो। तो ये अड़े न होकर के क्या है? अंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वांग में। तो इसको अड़े मत बोलना है। क्यों? कि अड़े हैं, अड़े इस तरह से लिखा जाता है। और अड़े है वो तो ए के साथ डे का स्वर है, यानी ए के साथ जो डे है व्यंजन उसका योग है, वो है अड़े। तो ये क्या है? अंग। इसी तरह च वर्ग है। च वर्ग में च, छ, ज,
झे और ये क्या, ये। इसी तरह टे वर्ग है, तो टे वर्ग में टे, ठे, डे, ढे और अणे। टे, ठे, डे, ढे, अणे। इसी तरह तय वर्ग है, तय वर्ग में तय, थे, दे, धे और ने। पै वर्ग, पै वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पै, थे, बै, भै और मैं। तो ये कितने, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग हो गए। इसके अलावा जो शेष रह गए, जैसे ये है, रे है, ले है, वह। इसके अलावा से, से, से और है। उसके बाद में अक्षय, त्रे, जय, अक्षय, त्रे और जय। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं श्रेय, श्रेय जैसे हम लिखते हैं श्री। तो सबसे पहले आप जो ये लिखे गए हैं व्यंजन, जो लिखे गए हैं, इनके बारे में यानी क्रमबद्ध तरीके से किस तरह से लिखा जाता है ये जानना हमें जरूरी है। उसके बाद हम उच्चारण के आधार पर इन व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजनों को हमने लिख लिया है। अब हम करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण क्या करते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले हम करते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को चार भागों में मूल रूप से बांटा जा सकता है। 4 भागों में मूल रूप से बांटा जा सकता है। 4 भाग कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन और नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। ये उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का क्या है, वर्गीकरण है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में। और 4 भाग कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण
जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, पहला स्वरयंत्र है हमारा कंठ, उसके बाद में तालु, कंठ, तालु, मूर्धा यानी मसूड़े, जीवा, दंत और जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, जीवा और ओष्ठ कह सकते हैं, होठ कह सकते हैं। होठ आदि के स्पर्श से होता है, स्पर्श से होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यानी जब स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण करते समय जैसे ही फेफड़ों से हवा उठेगी और वो मुख से बाहर निकलेगी, तो ये जो हमारे स्वर यंत्र हैं, हमारा कंठ है, तालु यानी तालवे हैं, मूर्धा यानी मूर्धन्य मसूड़े हैं, दंत हैं, होठ हैं, इनमें कहीं न कहीं थोड़ा सा अवरोध पैदा होगा और उपरोध के हटने से, उस रुकावट के हटने के बाद ध्वनि है वो उच्चारित होगी। और जो जीवा है वो जीवा भी इसमें इनका उच्चारण करने में यानी कभी दांत के साथ कभी मसूड़ों के साथ स्पर्श करेगी, तब उच्चारण होगा। तो हम कह सकते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, जीवा, दंत, होठ आदि के स्पर्श से होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 मानी जाती है। इनकी संख्या 25 मानी जाती है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 25 है। मूल रूप से स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। 25 कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ और अंग। च, छ, ज, झ और ञ। ट, ठ, ड, ढ और अण। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। ये जो 25 जो व्यंजन हैं, ये 25 के 25 क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो फेफड़ों से जो ध्वनि उठती है वो ध्वनि क्या है कि इनमें से कहीं न कहीं यानी अवरोध के साथ उच्चारित होती है, अवरोध हटने के बाद उच्चारित होती हैं। और इनका आपस में कहीं न कहीं यानी ये जो जीवा है इसका कभी आपको तालु के साथ, कभी दंत के साथ, कभी ओष्ठ के साथ, इस तरह से यानी स्पर्श है वो देखने को मिलता है। तो इनकी संख्या कुल कितनी है? 25। कितनी है? 25। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम जो अंतस्थ व्यंजन है उन पर चर्चा करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है?
अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा यानी जीव, जीवा पूर्ण रूप से, जीवा पूर्ण रूप से किसी भी, जीवा पूर्ण रूप से किसी भी भाग को, यहाँ भाग से अभिप्राय है जैसे हमारा कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, ये उच्चारण करते समय जीवा पूर्ण रूप से किसी भी भाग को नहीं छूती है, किसी भी भाग को नहीं छूती है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 मानी जाती है, 4 मानी जाती है। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। 4 कौन कौन से? ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले और वे। इनको अंतस्थ व्यंजनी क्यों कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है, स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है। इनका जो उच्चारण है वो स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम इन चारों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय न तो हम इनका उच्चारण स्वर की भांति यानी सीधा मुख से कर पाते हैं, हवा है वो सीधे मुख से भी नहीं निकलती है, और पूर्ण रूप से जैसे व्यंजनों में, जैसे स्पष्ट हमने व्यंजन पढ़े थे, उनमें जो जीवा है, जो वायु है, उसका कहीं न कहीं अवरोध के साथ, यानी जो उच्चारण है वो हो रहा है, अवरोध जब हटता है तो ध्वनि उच्चारित होती है। लेकिन ये जो दोनों हैं तो इनका यानी स्वर और जो व्यंजन है, स्वर और जो व्यंजन है, इन दोनों से के बीच से इन चारों का क्या होता है? उच्चारण होता है। और इनकी संख्या पूछ ली जाए तो संख्या कितनी है? 4 है। संख्या कितनी है? 4 है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं उसम व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं उसम व्यंजन। उसम व्यंजन किसे कहा जाता है? उस व्यंजन, उसमें व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं, मुख से, हवा मुख से उष्म होकर, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से घर्षण होने के कारण, घर्षण होने
घर्षण होने के कारण उष्म का अर्थ है गर्म, उष्म का अर्थ है गर्म। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से घर्षण होने के कारण घर्षण होने के कारण उष्म होकर बाहर निकलती है। उन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। उन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। उष्म व्यंजन कहा जाता है। उष्म व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या पूछ ली जाए तो इनकी संख्या 4 मानी जाती है। 4 मानी जाती है। 4 कौन कौन से हैं? कौन कौन से व्यंजन हैं जो उष्म व्यंजन है? श, और है। अब इनको उष्म क्यों कहा गया? क्योंकि जब इनका उच्चारण करेंगे तो फेफड़ों से जो हवा उठेगी और जब वो मुख से बाहर निकलेगी उससे पहले उस हवा में इतना घर्षण होगा कि घर्षण होने के बाद जैसे ही वो मुख से बाहर निकलेगी तो वो हवा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, उष्म हो जाएगी। इतना उसमें घर्षण होगा। इसलिए ही इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? उष्म व्यंजने कहा जाता है। इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? उष्म व्यंजने कहा जाता है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? यानी जब दो स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। तो लिखिए, जब दो स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर, संयुक्त का अर्थ है कि एक से अधिक का मेल है तो क्या है? संयुक्त है। जब दो स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर जब दो स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, एक नया व्यंजन बनाते हैं। जब दो स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अक्ष, त्रय और ज्ञ और श्रय। ये क्या है? यानी ऐसे दो स्वर रहित व्यंजनों का ये मेल है। दो स्वर रहित व्यंजनों का मेल है, तब इनको क्या कह रहे हैं? हम संयुक्त व्यंजन कह रहे हैं। जो अक्ष हैं ये क के साथ श का मेल है। जिसे हम त्रय कहते हैं ये तय के साथ रय का मेल है।
जिसे सामान्य भाषा में इसको हम गे कहते हैं। गे नहीं है ये, गे के साथ ये का मेल नहीं है, ये जय के साथ ये का मेल है जय, और सरे श के साथ रे का मेल है, स के साथ रे का मेल है। तो परिभाषा से हमें ये पता चल रहा है कि जब दो स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलेंगे तब एक नए व्यंजन का निर्माण करेंगे, और वो व्यंजन क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। सामान्य बोलचाल में तो हम इसको गे बोलते हैं, गे नहीं है, ये क्या है? जे। क्या है? जे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।